सदाबहार एक्टर दिलीप कुमार की कामयाबियों की कहानियों के पीछे उनकी अजमत की एक ऐसी कहानी भी है जो खुद उन्होंने अपनी दास्तान में बयान की थी। दिलीप कुमार दुनिया के वाहिद अदाकार थे जिन्होंने उरूज पर पहुंचने के बावजूद अपनी मां के पैर रोजाना दबाना और अपने हाथों से मां के पैर धोकर साफ करना अपनी आदत और इबादत बना ली थी। अपनी मां से ऐसी बेपनाह मोहब्बत और खिदमत देकर अल्लाह ने दिलीप कुमार के कदमों में सारी दुनिया रख दी थी। दिलीप कुमार के साथ बचपन में क्या कुछ हुआ, आज की इस इनकलाबी वीडियो में आपको ये बताएंगे कि बचपन में उनकी दादी उनका मुंह काला करके और टेढ़ करा के उन्हें स्कूल क्यों भेजा करती थी और सारे स्कूल में फिर उनका मजाक क्यों उड़ाया जाता था। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार ने इस बारे में लिखा था कि उस जमाने में वो पेशावर में रहते थे। एक दिन एक फकीर उनके घर आया और खाने के लिए रोटी मांगी, फिर उसकी नज़र नन्हे यूसुफ पर पड़ गई। दिलीप कुमार ने इस पर लिखा कि उस फकीर ने अपनी नज़रें मुझ पर मरकूज़ की और मेरी दादी से कहने लगा, मुझे खाने को कुछ दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी खबर सुनाऊंगा। फिर उसने बताया, यह बच्चा अजीम शोहरत और बेपनाह कामयाबियों के लिए बना है। इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना और दुनिया की बुरी नज़र से इसकी हिफाजत करना। अगर तुमने इसका ख्याल रखा और इसे बुरी नज़र से बचाए रखा तो ये बढ़ापे में भी हसीन होगा। तुम्हें इसे काजल से बदसूरत बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम उसे वक्त से पहले खो दोगे। इसका चेहरा हमेशा अल्लाह तबारक ताला के नूर से रोशन रहेगा। फकीर की बातें सुनकर दादी ने गैर शऊरी तौर पर मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अगर वो मुझे अपने करीब न करती तो खो देती। उस आदमी ने अम्मा का लाया हुआ खाना खाया और पैसे लेकर चला गया। दादी ने मुझे दुनिया की बुरी नजरों से बचाने का जुम्मा अपने सर ले लिया। उन्होंने मेरा सर मुंडवा दिया और हर रोज स्कूल जाने से पहले वो मुझे बदसूरत दिखाई देने के लिए मेरे माथे पर काजल से एक लकीर खींच देती और मेरे मुंह पर भी काजल मल देती, जिससे मेरा चेहरा काला हो जाता। अम्मा ने उन्हें ये बात समझाने की बहुत कोशिश की कि वो उनके बच्चे को इस कदर बदसूरत मत बनाएं कि दूसरे बच्चे भी इसका मजाक उड़ाएं और उसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दें। मेरे वालिद ने भी अपनी ज़िद्दी माँ को इन तमाम चीज़ों के नताइज से रोकने की बड़ी कोशिश की जो वो मेरे साथ कर रही थी, लेकिन दादी टच से मस ना हुई। उन पर मेरे प्यार और हिफाजत का एहसास इस कदर गालिब था कि उन्होंने मेरे वालिदैन की मिन्नतों, समाजतों और इल्तिजाओं को रद्द कर दिया और कई महीने तक वो यही अमल करती रहीं। ये बात कहने की ज़रूरत नहीं कि हर सुबह जब मैं स्कूल पहुंचता तो एक तमाशा बना हुआ होता। जिस तरह की सरगोशियों और दबी दबी हंसी ने पहले दिन स्कूल में मेरा इस्तकबाल किया, वो मेरे लाशऊर में बुलंद हुई और आज भी मुझे याद है। बच्चों ने मुझे उकसाया कि मैं अगले दिन स्कूल ना जाने के अब बहाने ढूंढूं। मैंने अपने दुख और खुशी का इजहार अम्मा से किया और उन्हें वो तमाम बातें बताई कि किस तरह मेरे हम जमात और बड़ी जमातों के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं सारा दिन स्कूल में दबे दबे आंसुओं के साथ रोता रहता हूँ। अम्मा जो अपनी सास से बहुत कम बहस करती थी, मेरी बातें सुनकर उस दिन बहुत दुखी दिखाई दी। एक दिन हिम्मत करके दादी से कहा, आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, देखें ये कितना दुखी है। दादी ने बहू को बोलते देखा तो धाड़ने लगी, मैंने ऐसे क्या कर दिया आयशा, तुमने सुना वो फकीर क्या कह रहा था? उसने सिर्फ यूसुफ को ही चुन के ये बात क्यों की थी? मेरे घर के बच्चे सब थे उसके सामने, फिर उसके बारे क्यों बोला कि इसको नजर बद से बचाए रखना? ये बात वाज़ेह थी कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि वो सही थी। उन्होंने मुझे अपने करीब करके इत्मीनान दिलाने की बहुत कोशिश की और इस बात की वजाहत की कि वो मुझे क्यों बदसूरत बना रही हैं। उस दिन मैं इतना दुखी और गुस्से में था कि मैंने दादी का हाथ झटक दिया और अपना सर अम्मा की गोद में रखकर सिसकियाँ लेने लगा ताकि मेरी सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरे कज़न्स मेरा मजाक ना उड़ाने लगे। पठान लड़कों को बचपन से ही ये बताया जाता है कि रोना मर्दों को जेब नहीं देता, हत्ता कि जब खेलते हुए हमारी कोहनियाँ और घुटने जख्मी हो जाते और जख्मों पर चुभने वाला मरहम लगाया जाता, तब भी हमें कहा जाता हम मर्दों की तरह दर्द को बर्दाश्त करें और औरतों की तरह छोटी छोटी बातों पर वाबेला ना मचाएं। मैं स्कूल में तन्हा रह गया था और बहुत कम खेलता था। मैं खामोश रहना पसंद करने लगा था और अपने स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी में मौजूद रंगों वाली किताबों से खेलता रहता। चंद मेहरबान उस्ताद ने मुझे बाहर जाने और बाहर खेलने की ताकीद की, लेकिन मैं उनकी बात मानना नहीं चाहता था। इसकी बजाय तस्वीरी किताबों की फर्जी दुनिया में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल से ज़्यादा न थी। मेरी फूफियाँ, चचियाँ और चचा दो बातों की वजह से मुझ पर फिदा थे। एक तो ये कि मैं सेहतमंद और ताकतवर बच्चा था और दूसरी ये कि मैं अपनी अम्मा को बहुत तंग करता था और अपनी दोस्ताना तबीयत के पेश नज़र ये चाहता था कि जिस दौरान मेरी अम्मा काम काज में मसरूफ़ रहे, मैं दूसरी खालाओं की गोद में मुंतकिल होता रहूँ। जैसे ही मैं कुछ बड़ा हुआ और मुझे बातों की समझ आने लगी तो अक्सर ही मेरा नन्हा दिमाग अपनी माँ बारे परेशान होने लगा। मेरी आमराना तबीयत की मालिक दादी हर वक्त मेरी अम्मा को आवाज़ें देती रहती और उन्हें कामों पर लगाए रखती, जबकि उनकी अपनी बेटियां आराम करती और किसी काम को हाथ न लगाती थीं। मुझे अम्मा का दुपट्टा पकड़कर उनके पीछे पीछे चलना बहुत अच्छा लगता था। वो हर वक्त अपना साथ दुपट्टे से ढांपे रखती। वो इस वसी और अरीज घर जिसमें हम रहते थे, एक कमरे से दूसरे कमरे तक बड़ी तेजी से चक्कर लगाती, वो चाहे घर के किसी हिस्से में भी होती। दादी की उन्हें दी गई आवाज़ों का जवाब देने से कभी नहीं थकती थी। वो जानती थी कि दादी चाहती थी कि वो उनके पास बैठकर उनके लड़ाई झगड़ों और खून खराबे वाली बातें सुनती रहें। मुझे अपनी माँ से इश्क था और मैं उनकी सेहत के बारे में परेशान रहने लगा था। मैं जब हाई स्कूल में गया तो मुझे अपनी माँ से मोहब्बत और बढ़ गई। दादी
उन पर जुल्म करती और माँ को काम में लगाई रहती और मुझे ये अच्छा ना लगता। मैंने माँ के पाँव और कंधे दबाना शुरू कर दिए। मैं देखता था कि वो सारा दिन काम करके थक जाती हैं और छुपकर ऐसा करता मैं ताकि दादी को पता ना चले कि मैं अपनी माँ के कंधे और पाँव दबाता हूँ। माँ रोकती कि बेटा ऐसा ना किया करो, मगर मैं जानता था माँ को मेरी ज़रूरत है। मैं जब फिल्मों में हीरो बन गया तो मैं अपनी माँ के कंधे और पाँव दबाना ना छोड़े। बीमारी की वजह से उनके पाँव सूज भी जाते तो मैं स्टूडियो से जिस वक्त भी आता सबसे पहले माँ के पैर गर्म पानी से धोता। अब मैं क्या बताऊं, मेरे दूसरे बहन भाई भी ये काम करते थे या नहीं, बस मुझे ये आदत थी और मेरा ये मिजाज बन गया था। मैं समझता हूँ मुझे जो भी मिला इस दुनिया में सब माँ के पैर धोने और दबाने से मिला है, वरना दुनिया तो मुझे दबाना चाहती थी।